अब वो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार, वो सारे मुद्दे अब शायद द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वो आने वाले हैं, और जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के जो रिश्ते हैं अब नई ऊंचाइयों पर। वाकई आज का बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस वक्त की जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा और एमओयू साइन होंगे। सिंघल साहब, क्या आप हमारे साथ हैं इस वक्त? अजय जी, अजय अभी हमारे साथ सिंघल साहब नहीं है। दो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमृत लुगुन हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले लुगुन साहब, किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की इस यात्रा को, क्योंकि अब बातचीत शुरू हो चुकी है और ये जो स्वागत समारोह के दृश्य हैं हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमृत लुगुन जी। जी हाँ, तो ये बिल्कुल, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत सुन सका था पुराने जो पहले वाले विशेषज्ञ थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि एक साल ही बीता हुआ था जब उनके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भारत आए थे पिछले साल जी। और रायसीना डायलॉग के की नोट स्पीकर भी थे। और उस समय जो है कि वो उनके जो ट्रेड मिनिस्टर लाए थे साथ में थे, उनके जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो भी थे साथ में। तो एग्रीकल्चर वगैरह पर बातचीत हुई थी। तो और 4 एमओयू जहाँ तक मुझे याद है साइन हुए थे, जिसमें कि रक्षा का था, कस्टम्स कोऑपरेशन के ऊपर था, हॉर्टिकल्चर जो कि न्यूजीलैंड का बहुत ही जो है कि मजबूत पहलू है। तो न्यूजीलैंड एक एग्रीकल्चर प्रधान में काफी देश है जहाँ की डेयरी वगैरह काफी डेवलप्ड है। और फॉरेस्ट्री के ऊपर लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुई थी। और जैसे कि कह रहे थे कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है कि इच्छा दोनों साइड ने रखा था, जो कि बहुत जल्दी उसको बढ़ाया गया। ये एक नया पे रिकॉर्ड है। और तो पिछले जो 4-5 साल में है, न्यूजीलैंड से हमारा जो रिश्ता है काफी तेजी से बढ़ा है। जब हमारे विदेश मंत्री जो जयशंकर साहब भी जब 2022 में अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड गए थे, तो वो जो है कि करीब करीब 20-21 साल के बाद जो है कि एक विदेश मंत्री का दौरा न्यूजीलैंड में हुआ था। तो इस तरह से, और उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी गई थी 2024 में न्यूजीलैंड। तो पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय जो हमारा संबंध है वो काफी तेजी से बढ़ा है। और प्लस हमारे जो दोनों प्रधानमंत्री हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट होता है और फिपिक जो बोलते हैं, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, जो लास्ट समिट बनी है पोर्ट मॉरिसबी पपुआ न्यू गिनी में हुई थी, वहां पर मिले थे। ईस्ट एशिया समिट जो लाओस में हुए थे वहाँ साइडलाइन मिले। तो ये गति जो है काफी तेजी से बढ़ा है। तो इससे हम खास करके ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो दोनों के बीच जो कॉन्फिडेंस है संबंधों का वो बहुत तेजी से बढ़ा है। ऊपर से अभी जो कल्चर की बात हो रही थी, पिछले जो इनके प्रधानमंत्री जब पिछले साल आए थे लक्ष्मण साहब, तो जॉइंट स्टेटमेंट में एक और महत्वपूर्ण ये वाक्य लिखा गया था कि न्यूजीलैंड में भी अब भारतीय समूह के लोग करीब करीब 6% पहुंच गए हैं। और उनका जो भी जो न्यूजीलैंड के इकोनॉमी में और उनके कल्चर में और उनके जो मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं उसमें उनका जो योगदान है उसको सराहा गया था। तो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल ही नहीं, पीपल टू पीपल लेवल में जो है हमारे संबंध गहरे हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में और खास करके उस रीजन जो इंडो पैसिफिक कहते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जस्ट ऑस्ट्रेलिया की विजिट, जहाँ की तीसरी हमारी जो है कि हाई लेवल वार्ता समाप्त हुई,
तो वहां पर भी जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो कि एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम अब जो है कि जो क्षेत्र है, जहाँ की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत बड़े प्लेयर हैं और काफी छोटे छोटे पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जिससे कि हम जो स्पेशल अगेन उनसे संबंध बढ़ाते हैं। और सबको पता ही है कि वहाँ पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है, जो नए अ, अ, जो शक्तियाँ जो उभर कर आ रही है। तो इंडो पैसिफिक जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसके हिसाब से भी जो शिपिंग है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि एक ओपन जो है कि फ्री जो है कि सीज रहा जाए, खास करके अंतर्राष्ट्रीय एरिया में। तो इस हिसाब से जो है कि हम ये जो विजिट पहले ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड, जिसमें कि जिनसे कि हमारा संबंध पिछले 5-6 सालों में काफी गति पकड़ा है, सिर्फ पॉलिटिकल लेवल में नहीं, लेकिन जो इकोनॉमिक साइड में भी और ट्रेड साइड में भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको और प्रगाढ़ करने की। ठीक है, तो बहुत इस ही हिसाब महत्वपूर्ण है से जी। और इसको प्रगाढ़ करना है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ऐसे दो नेता हैं जिन्होंने अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तो तरजीह दी है, लेकिन जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको भी मजबूती से कई सारे जो फोरा है उस पर उठाने का काम किया है। दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में भारत और न्यूजीलैंड के जो संबंध है उसमें नई ऊर्जा देखने को मिली है। और आज का दिन तो बहुत ही ऐतिहासिक है। डॉक्टर मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनन साहब, एक और भारत जो कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो ऑलरेडी एक विकसित देश है, हाई इनकम कंट्री है और इनोवेशन पर आधारित है, दोनों नेताओं की जो प्राथमिकता है, आज जब पहली बार वो द्विपक्षीय वार्ता के लिए बैठेंगे, आपके हिसाब से क्या रहने वाली? मनन साहब प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। थैंक यू। अच्छा, नहीं अब ठीक है, आपका ऑडियो, आपकी आवाज मिल रही है। नहीं, एक बार फिर से जी प्रयास करें। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक स्वागत मेरी समारोह। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जिस तरीके का वेलकम, मैं पहले सांस्कृतिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहूंगा। मौरीज हैं, तो ये इंडिजीनियस पीपल हैं वहाँ के, न्यूजीलैंड के। जैसा कि अमेरिकन इतिहास में हम अपाचेस को, चीनीज को देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया को भी की भी बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी एबॉर्जिन्स हैं। तो जिस तरीके से इंडिजिनिटी को उकेरा जा रहा है न्यूजीलैंड द्वारा, वैसे ही भारतीय सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे फॉरगॉटन ट्राइबल हीरोज हैं, वॉर हीरोज हैं, उन लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे नेशनल कॉन्शियसनेस में ये जो क्लासेस हैं, जिनको भुलाया गया था, जिनके इतिहास को, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनको आगे लाने की बात है, जो कि शायद ये भी एक कल्चरल डिप्लोमेसी के रूब्रिक के तहत ये भी बातचीत होगी। पर जैसे इकोनॉमिक्स की बात है, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, वो साइन तो हो गया है, पर अब मुद्दा है इसको ऑपरेशनलाइज करने का। तो इसको ऑपरेशनलाइज और इसको फंक्शनल बनाया जाएगा, जैसा कि हम देखते हैं। और अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि ये भी कवायद हुई है, डिप्लोमेटिक कवायद भारत, ऑकलैंड और न्यू दिल्ली के बीच में, कि अगले 20 वर्षों में न्यूजीलैंड $20 बिलियन का निवेश भारत में करेगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि भारत से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, वो उनके ऊपर 100% टैरिफ की आजादी दे दी गई है। मतलब भारत के एक्सपोर्ट्स को आगे जाकर न्यूजीलैंड बिल्कुल भी टैक्स, अपने टैक्स ब्लैंकेट से हटा देगा। और भारत ने अभी 50-55% का वायदा न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स के लिए किया है, जो कि ये कहा गया है, इंडिकेट किया गया है न्यू दिल्ली द्वारा, कि ये भी जो फ्री शिप दी जाएगी न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स को, वो 95% तक बढ़ा दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इकोनॉमिक टाइज को
और कल्चरल टाइज को। उसके अलावा डिफेंस कॉपरेशन और इंटेलिजेंस कॉपरेशन भी दोनों राष्ट्रों के बीच में किया जाएगा। और जहां तक हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो हम ये पाएंगे कि इसके पीछे एक डायलेमेटिक सिचुएशन काफी वर्षों से रही है। पहली बात तो ये कि अमेरिका और भारत जो इसके प्रखर राष्ट्र थे, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये दोनों डाउन अंडर राष्ट्र, इन्होंने कभी भी डायरेक्टली नहीं बोला कि चीन हमारे लिए एक थ्रेट है, मिलिट्री या डिप्लोमेटिक थ्रेट है। पर जिस तरीके से बैलेंसिंग किया है न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे तरीके से, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मॉरिसन साहब जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने जिस तरीके से कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच और परसेप्शन को रखा चाइना के अगेंस्ट, वो चीज, और मुझे लगता है कि उस तरह की एट्रीब्यूट को अपनी विदेश नीति में न्यूजीलैंड ने नहीं आने दिया। तो मैं अभी ये बात और कहूंगा कि जो राष्ट्र हैं, ये तीन, हम दो राष्ट्रों को भी नहीं पीछे छोड़ सकते, न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान, ये पहले पूरी तरीके से रिलाय करते थे अमेरिका के आवरण पर, अमेरिका के सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पर जिस तरीके से अमेरिका अब धीरे धीरे विड्रॉ करने का प्रयास कर रहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो ईरान पे चला है उन्होंने उसके बाद से, और जिस प्रकार से G2 का गठन किया गया है एक अनौपचारिक और औपचारिक नैरेटिव की तरह, जहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप असफलता के बाद सीधा बीजिंग भागकर गए और वहां पर उन्होंने बातचीत की। तो इन सभी ये जो जिस तरीके का जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो चेंज आया है, जो धीरे धीरे शिफ्टिंग सेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके चलते जो मिडिल किंगडम्स हैं, जो मिडिल कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया, जिसकी विजिट पे वीक भर के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, इन राष्ट्रों को भी अपनी बैलेंस को रखना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रखना पड़ेगा। और टाइट ऑफ वॉक जो जयशंकर साहब ने बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से की है यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान अमेरिका के साथ, वैसी ही कवायद ये न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्र कई वर्षों से और कई डेकेड से कर रहे हैं। तो एक बात तो ये, और जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है तो हम देखेंगे कि ये जो बायलैटरल FTAs हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये एक नए आर्सेनल की तरह उभर के आए हैं न्यू दिल्ली की विदेश नीति में और डिप्लोमेसी में, जिसके तहत पहले इकोनॉमिक्स दो राष्ट्रों के बीच में उनका बेस स्ट्रांग किया जाए, उसके ऊपर फिर कल्चर का, संस्कृति का, और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके ऊपर उस सुपरस्ट्रक्चर बनाया जाए। तो यही कवायद मुझे लगता है हम लोग भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इस प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट में देखेंगे, और स्ट्रेंथन और सदृढ़ता की तरफ बढ़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड के रिलेशंस। और इसको हम अगर आगे भी देखें तो हम कहेंगे कि जो स्ट्रेंथ्स हैं अभी वो क्या हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। एक टर्म होता है क्रिकेट डिप्लोमेसी, जी। बड़े दुख के साथ, बड़े लाइटर वेन में मैं कहना चाहूंगा, 92 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, और वहां पर कपिल देव और बड़े स्टार्स के रहते हुए भी भारत कन्विंसिंगली नॉकआउट स्टेज में हार गया था। तो कहने का मतलब है कि वहां का जो टैलेंट है न्यूजीलैंड का, जो इंडिजीनियस टैलेंट है वेस्टर्न सेटलर्स का भी, और वहां की इंडिजीनियस समोअन और माओरीज कम्युनिटीज का भी, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। और ये एक कल्चरल सांस्कृतिक स्ट्रेंथ है जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कई वर्षों से ये फ्रेंडली स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस राइवलरी रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी को और हमारी विदेश नीति को सडट करते हैं। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य के बैकग्राउंड में हमें मोदी जी के विजिट को न्यूजीलैंड में देखना चाहिए। चलिए मैं साहब, मैं ऐसा सोचता हूँ। बिल्कुल, आप ऐसा लगता है कि बहुत करीब से आपने न्यूजीलैंड को देखा, समझा, और भारत के साथ जो संबंध है उनकी बड़ी आपने विस्तार के साथ उसकी समीक्षा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन लगुन साहब, अगर हम आपसे दोनों ही नेतृत्व जो इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता की मेज पर हैं उनके बारे में बात करें, दोनों की नेतृत्व शैली एक बहुत ही मजबूत जनसंपर्क वाली दिखाई देती है। क्रिस्टोफर क्लक्सन साहब, वो तो चूँकि कॉरपोरेट जगत से आते हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता उनमें बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह से हमने देखा कि सिर्फ 9 महीनों के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव FTA पर बातचीत हुई, वो
रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर आए, वहीं पर बातचीत हुई और उसके बाद बातचीत की शुरुआत हुई और एफटीए कंक्लूड भी हो गया। तो अब लगता है कि कुछ न कुछ कॉन्क्रीट टेंजिबल आउटकम्स आपको इस द्विपक्षीय वार्ता से आते हुए दिखाई देंगे। और वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, वो कौन से एमओयूज हो सकते हैं जो अब से कुछ घंटों के बाद दोनों ही देश आपस में सहमति करते हुए नजर आएंगे? पर एमओयूज का जहाँ तक सवाल है, मतलब पिछले साल तो 4 जिसे हमने कह रहे थे, जब लक्ष्मण साहब आए थे तो हुई थी, उसमें फॉरेस्ट्री में जो है कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था, तो उसको आगे बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि जो दोनों देश जो है जो विश्व के जो पर्यावरण के ऊपर जो है बहुत उसमें जो है कि सेंसिटिव है, दोनों उसमें काफी अपने जो है कि न्यूजीलैंड तो खास करके जिस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी और उनका जो पशुपालन का जो उनका बहुत बड़ा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उसमें वो ग्रीन गैस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो इसमें जो है कि वो कुछ दोनों के बीचों में एक समझौता होने की या अंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। और ट्रेड के और सांस्कृतिक साइड में और जो एजुकेशन, जहाँ की दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ के जो राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं, उधर बढ़ने की उम्मीद है। और क्योंकि न्यूजीलैंड में एक जो इनका आंतरिक मामला में एक है कि लक्ष्मण साहब जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं, तो पिछले 5-6 साल में न्यूजीलैंड से, जिसको कि हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जैसे कि वहाँ के जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जो बहुत ही क्षमता वाले लोग निकल के आते हैं पेशेवर लोग में, वो बहुत बड़े तादाद में हुआ है। काफी लोग वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, या तो ब्रिटेन या तो यूएस चले गए हैं। तो न्यूजीलैंड को ये एक बहुत बड़ा जो है कि एक चुनौती इस क्षेत्र में आया है। और तो इस तरह से तो इस ओर भी इसको भी मद्देनजर रखते हुए न्यूजीलैंड चाहेगा कि भारत जैसे बड़े देश से, क्योंकि उनको एक और न्यूजीलैंड का जो पर कैपिटा इनकम है करीब $50,000 पर ईयर आता है, जो कि काफी विकसित देशों के में भी काफी ऊंची स्तर पर है। तो उनको जो है कि एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी में जो लोगों को चाहिए, वो उसमें भारत बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसीलिए साइंस टेक्नोलॉजी जो एआई जो अभी उभरता हुआ जो फील्ड है, इधर वार्ता होने का काफी चांस है, क्योंकि ये चुनौती दोनों विश्व स्तर में दोनों के लिए बराबर है। और लक्ष्मण साहब जो खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं, तो इस ओर उनका जो है कि सेंसिटिविटी रहेगा। तो ये भी इस ओर भी जो है कि हम ये देख सकते हैं कदम, और क्योंकि ये तुरंत जो है उनके विजिट होने के बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, तो ये इस ओर भी हम देख सकते हैं। पर्यावरण जो कृषि के क्षेत्र में, जिसमें कि न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि हम पशुपालन या डेयरी के साइड भी कुछ बातचीत होने की ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है एक बहुत बड़ा जो है कि डेयरी का उत्पादक और उसका जो कि निर्यात भी करता है विश्व में। लेकिन ये एरिया हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है डेयरी का जो है विश्व में। तो लेकिन वार्ता होने के न्यूजीलैंड अपना इंटरेस्ट भी तो छोड़ेगा, जैसे कि दो देशों के बीच जब संबंध होते हैं, तो दोनों देश अपने अपने जो भी इंटरेस्ट है उनको सामने जरूर रखते हैं। अब कितने उसमें फिर समझौते के बाद क्या निकल के आता है, वो तो देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी, और ये कुछ ही देर में ये साफ भी हो जाएगा कि दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए आगे क्या कुछ करने वाले हैं। डॉक्टर द्विवेदी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये यात्रा ऐसे वक्त पे हो रही है जब एक ऐतिहासिक एफटीए हुआ है दोनों देशों के बीच में। अब इस एफटीए को धरातल पर उतारना, और अभी एफटीए जो है वो न्यूजीलैंड की संसद वहाँ से भी पास होना है, इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसको धरातल में उतारने
किस तरह से उतरेगा उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की ये यात्रा किस तरह से आप इसको देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये साबित होने वाली है इसको ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये एफटीए मैंने पहले भी ये बोला था, वहीं से मैं शुरुआत करूंगा कि एक नया आर्सेनल है, एक नया इकोनॉमिक वेपन है हमारी सरकार के पास, मतलब हमारे पूरे राष्ट्र के पास पॉजिटिविटी में लिया जाना चाहिए, जिसके तहत अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन के साथ भी यही एफटीए साइन इन किया गया है, यूके के साथ भी ये एफटीए साइन किया गया है, और भी कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनके साथ एफटीए साइन किया गया है। तो उसी की श्रृंखला में एक कड़ी है कि न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए साइन किया गया है। पर अब देखने वाली बात यह है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको कितना फंक्शनल बनाया जा सकता है और इसको कितना ऑपरेशनल बनाया जा सकता है। पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक लिमिटेशंस भारत ने और राष्ट्रों के साथ एफटीए में फेस की, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका और भारत की बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी। वैसी स्थितियां, वैसी विकट परिस्थितियां भारत और न्यूजीलैंड के बीच में नहीं आएंगी। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि दोनों के ट्रेड को इंप्रूव करने की, ज्यादा सघन बनाने की आवश्यकता है, ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें कि इंडिया क्या इंपोर्ट करता है न्यूजीलैंड से, तो हम उसमें पाएंगे कि वूल, कोल, मीट और ऐसे कई पदार्थ हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूजीलैंड से मंगाता है। और अगर हम देखें कि न्यूजीलैंड क्या इंपोर्ट करता है, तो वो है टेक्सटाइल, लेदर, एपरल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑटोमोबाइल। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को भी और भारत को भी ये देखना चाहिए कि अब एक तरीके से SIDS का जो कंसेप्शन है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, उससे न्यूजीलैंड बहुत वर्षों पहले निकल चुका है। और जो ये बात तो पहले भी सेशेल्स में जब गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये बोली थी कि जो ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत कोई छोटा राष्ट्र या कोई आइलैंड स्टेट सिर्फ सी फूड और अपने प्रॉन्स और अपनी फिशरीज को बेचकर ही अपना काम चलाता है, और कुछ टूरिज्म के ऊपर भी वो बातचीत कर लेता है या उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्राइमरीवल कंडीशन से, इस मतलब वस्तुस्थिति से, ये बेसिक वस्तुस्थिति से उठ के भारत और न्यूजीलैंड बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, एफटीए के अलावा जिस तरीके से वार्म और ग्रैंडियोस वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मॉरिशस ने दिया है, तो वो भी एक तरीके के जो इंडिया की जो इंडिजीनियस कल्चर है और न्यूजीलैंड का जो इंडिजीनियस कल्चर है, समोअन्स का, पॉलिनेशियंस का और मॉरिशस का, ये कहीं ना कहीं प्रगाढ़ होगा। और जिस तरह की सफलताएं हमें इकोनॉमिक रेल में मिलेंगी, वो सभी क्षेत्रों में, भले वो कल्चरल हो, डिफेंस हो, ट्रेड हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या टूरिज्म हो, इन सब क्षेत्रों में ये परिलक्षित होंगी और ये बातें आगे जाकर विकसित होंगी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पीयूष गोयल साहब की भी बातचीत हुई थी अप्रैल 2026 में, और 31 मार्च को भी बातचीत हुई थी भारत और जब न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर न्यू दिल्ली आए थे, तो वहां पर भी ये बात हुई कि इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए और प्रगाढ़ बनाया जाए। तो मुझे लगता है उस तरीके के जो वर्षों से डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको कॉन्क्रीटाइज करने का, उनको ज्यादा स्टेबल और इफेक्टिव और जो कहते हैं अंग्रेजी में प्रैक्टिकलाइज करने का, ये बड़ा सुनहरा अवसर है जो भारत और न्यूजीलैंड जरूर करेंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। डॉक्टर लुगुन, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम एक तरफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब दोनों नेताओं की मुलाकात या दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, वहाँ पर बातचीत वहाँ पर चल रही है, दो सब्जेक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सब्जेक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसमें रिफॉर्म का, और दूसरा जो भारत का कंसर्न रहता है वो है आतंकवाद का। इन दोनों को लेकर के न्यूजीलैंड क्या कुछ सोचता है, और दोनों देश किस तरह से पूरी दुनिया को एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, किस तरह से दोनों देश एक साथ आगे बढ़ सकते हैं इन दोनों मुद्दों पर?
ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्या नाम है, हमारे लिए सौभाग्यवश है कि न्यूजीलैंड और इंडिया जो है कि इन दोनों मुद्दों पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कहते हैं, ऑफिशियल जो उन्होंने वार्ताएं दी है, उसमें उनका समानता काफी दिखता है। एक तो दोनों ने जैसे कि अगर हम इनके प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण की विजिट जो पिछले साल आप देखेंगे और उनका जो प्रेस रिलीज हुआ था, जॉइंट स्टेटमेंट हुआ था, तो उसमें हम देखते कि न्यूजीलैंड और जो है कि ये उसमें जो है कि अपने तरफ से ये स्टेटमेंट दिया था कि वो जो अभी के जो यूनाइटेड नेशंस है, जो अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बना था, जिस समय की सिर्फ 50 से 55 देशों के बीच में संबंध जो समय थे उनके रहते बनाया गया था, और जबकि 193 देश जो है कि यूएन के मेंबर हैं, क्योंकि काफी जो देश थे वो उस समय स्वतंत्र नहीं हुए थे, खास करके अफ्रीका और एशिया के देशों, और काफी जो छोटे छोटे ये जो आइलैंड्स हैं, खास करके पैसिफिक में, जहाँ की न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। तो अभी के वातावरण में और यूएन के जो रिफॉर्म नहीं होने की वजह से जो हम देख रहे हैं कि जो दुनिया में जो अभी युद्ध चल रही है, जो जैसे यूक्रेन का है, वो इतने 2022 में हुआ था, यही उम्मीद लगी थी कि ये 5-6 महीना में सब समाप्त हो जाएगा, और अभी 2026 4 साल से ऊपर हो गए हैं, कोई उसका असर नहीं दिख रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो मध्य पूर्व में स्थिति ऐसे ही बहुत नाजुक बनी हुई है, जहाँ की अभी सबसे जो ताजा है वो ईरान और इजराइल यूएसए के बीच जो चल रहा है, एक पीस एग्रीमेंट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो पिछले 2-3 दिनों में फिर जो जिस तरह से जो वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, मतलब फुल स्केल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इस तरह से बमबारी वगैरह हो रही है, तो ये और यूएन का कुछ असर दिखाई नहीं देता है, तो ग्राउंड लेवल पे लगता है कि फेल है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश जो कि डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि इस संस्था का रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, और खास करके जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें जो है कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि ये अभी 5 देशों के पास वो वीटो पावर है। और पिछले साल भी जब प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री लक्ष्मण इंडिया आए थे, तो उन्होंने कहा था कि वो इंडिया के कैंडिडेट जो रिफॉर्म्ड यूएनएससी है, उसमें उनको वो एंडोर्स करते हैं या उनका वो समर्थन करते हैं जी। तो इस तरह से दोनों के बीच में काफी ये है। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया जो जहाँ पर अभी हमारे प्रधानमंत्री ने विजिट को जस्ट समाप्त किया, वहाँ पर वैसे भी अस्थाई मेंबर में इंडिया ने अपना कैंडिडेचर 2028-29 के वर्ष के लिए रखा है, और ऑस्ट्रेलिया ने उसके लिए समर्थन किया है, और हमने भी उनके जो है कि 29-30 वाला जो वर्ष है उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई दावेदारी को हमने समर्थन पेश करने का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इस तरह से प्लस जो जहाँ तक टेररिज्म और इस तरह की बातें भी हैं, तो अगेन वो पिछले साल जो है कि जॉइंट स्टेटमेंट में वो साफ उभर कर आया है, और जो घटनाएं जहाँ घटी, जहाँ की हमारे भारत में भी घटे, उनकी पूरी तरह से निंदा की गई है। और दोनों ने कहा है कि जो टेररिज्म का जो खतरा जो भारत जो विश्व में मंडरा रहा है, वो किसी उसका कोई जो है कि उसका कोई भी कारण से उसका जो है कि हम समर्थन नहीं कर सकते, और उसको पूरी तरह से जो है कि हम लोग दोनों उसके जो है कि भर्त्सना करते हैं। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट में फिर से आएगी, तो ये इसका कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड से और जो पैसिफिक रीजन जहाँ पर है, वहाँ भी ये लोग इस खतरे से जो है कि वो
उसको नहीं आना देना चाहते हैं। चलो लोगों साहब, आप कह ऑस्ट्रेलिया रहे हैं कि में जो दोनों ही नेतृत्व है, जो साझा हित हैं उनके पर तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन जो अभी खतरे हैं, वैश्विक खतरे हैं, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। लेकिन जयशंकर जी, अभी 9 तारीख को ही जो इंटरव्यू दिया है क्रिस्टोफर लक्सन ने, उसमें से मैं कुछ बयान अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड देता है कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, और आज की द्विपक्षीय वार्ता पर भी उसका असर पड़ने की पूरी उम्मीद है। पहली बार उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड 100 वर्षों से मित्र हैं, लेकिन अब दोनों देशों के पास अपनी संबंधों को नई ऊंचाइयां देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और वे दोनों देशों के बीच समान विचारों और मूल्यों को देखते हैं और सहयोग बढ़ाने को इच्छुक हैं। यानी बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट सिर्फ 2 दिन पहले उनके इंटरव्यू में आया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो यूनिलीवर के साथ जुड़े थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में था, और उस वक्त भारत, जब वो करीब से भारत को वो देखते थे, उन्होंने कहा कॉर्पोरेट जीवन के दौरान मैंने भारत को करीब से देखा है, और उस वक्त भारत एक कम आय वाला देश था, लो इनकम कंट्री था। लेकिन आज भारत में एक बड़ा मिडिल क्लास का उदय हुआ है, और जो उपभोक्ता शक्ति तेजी से बढ़ी है, तकनीकी क्षमता तेजी से बढ़ी है, और उद्यमिता और नवाचार का विस्तार हुआ। उन्होंने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि वह भारत की विकास यात्रा से बहुत प्रभावित हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्थाएं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी वो प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। तकनीक हो, आईटी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, एक बड़ा उपभोक्ता बाजार हो, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। भारत बहुत बड़ा बाजार उनको दे सकता है, तो न्यूजीलैंड हमें वो तकनीक दे सकता है। न्यूजीलैंड की जो ताकत है, चाहे वो आधुनिक खेती हो जिसकी भारत को बहुत ज़रूरत है, चाहे डेयरी में जो रिसर्च है वहाँ पर शायद वो मदद कर सकते हैं, हमारी नवीकरणीय ऊर्जा जिसका आपने जिक्र किया वो हमारी मदद कर सकते हैं, और अंतरिक्ष और तकनीकी क्षेत्र में भी मदद कर सकते हैं। एफटीए पर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा काफ़ी महत्वपूर्ण यह है अजय कि आज की तारीख में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत भी न्यूजीलैंड की काफ़ी अच्छी मदद कर सकता है। अगर आप भारत को देखें, आईटी सेक्टर को यहाँ पर देखिए, हमारे पास यूथ हैं और बिल्कुल सही कहा आपने, और ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। जब 9% कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम जीडीपी का कर रहे हैं, वहाँ 7%, इसी इंटरव्यू उन्होंने कहा कि 7% पॉपुलेशन जो है वो भारतीय मूल की है, और एक बहुत सम्मानित समुदाय उन्होंने बताया कि हर भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में सफल हैं, मेहनती हैं, शिक्षा को महत्व देते हैं। ये बाकी कम्युनिटीज के बारे में बोलना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के लोग इतना साउंड प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हैं, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हैं। जिस तरह से हमारे एक वरिष्ठ जो हमारे गेस्ट उन्होंने बताया कि वहां पर करप्शन का लेवल बहुत कम है, तो वो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। बड़ी मजेदार बात ये, उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं भारत आना चाहता हूं, और भारत की ट्रेन्स में घूमना चाहता हूं, भारत को और करीब से देखना चाहता हूं। और ट्रेन्स का जब जिक्र आता है तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतवर्ष एक दिन में इतने लोगों को अपने ट्रेन में यात्रा कराता है जितने ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन है। बिल्कुल, तो 2.8 करोड़, अब वहाँ तो केवल 54 लाख की पॉपुलेशन है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो भारत और न्यूजीलैंड को और ज़्यादा करीब लाते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो वार्ता हो रही है उसकी एक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हो रही है, और न्यूजीलैंड और भारत के जो रिश्ते हैं और वाकई इस एफटीए के प्रभावी होने के बाद और भी नई ऊंचाई पर जाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर द्विवेदी, एफटीए को लेकर के काफ़ी अच्छी हमने बात की, और अजय ने काफ़ी अच्छी तरह से जो वहाँ के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू और उन्होंने क्या कुछ भारत को लेकर के कहा, ये अजय ने बताया। और कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि भारत में पिछले 1 दशक में हम देखें तो कई तरह के यहाँ पर रिफॉर्म हुए हैं, भारत पूरी तरह से बदल गया है, भारत की जो छवि है वो पहले से काफ़ी बदल चुकी है। हर देश भारत से जुड़ना चाहता है, हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, और भारत में चाहे हम आईटी सेक्टर की बात करें या हमारे जो प्रोफेशनल हैं वो जिस तरह से तैयार हो रहे हैं वो बाकी देशों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हालांकि इसको लेकर के हम अपने जो इससे पहले हमारे साथ मेहमान थे उनके साथ हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सवेरे का 5 बज चुका है और काफ़ी कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़ गए होंगे। तो डॉक्टर द्विवेदी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, हिंद प्रशांत की बात करें, इसको लेकर के हिंद प्रशांत की जो कुछ समस्याएं हैं, जिस तरह की वहाँ पर रणनीतिक और दूसरी समस्याएं वहाँ पर देखी जा रही हैं, इसकी अगर हम बात करें तो भारत के लिए न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के लिए भारत कितना उपयोगी साबित होने वाला है एक दूसरे के लिए? देखिए, ये जो एस्पेक्ट आपने उकेरा है वो बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा है, और बड़ा मतलब वर्तमान से संबंध रखते हुए कंटेम्प्रेरी है। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड का इतिहास रहा है, वो लोग, ये जो राष्ट्र हैं, जापान को भी हम ले लें, हम साउथ कोरिया को ले लें, न्यूजीलैंड को ले लें और ऑस्ट्रेलिया को ले लें,
ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये राष्ट्र न्यूजीलैंड को समाहित करते हुए पूरी तरीके से इनकी विदेश नीति और मिलिट्री जो स्ट्रेटेजिक रणनीति थी वो पैसिफिस्ट थी और एक तरीके से बड़ी पीसफुल इनको अपना आंकड़ा रखना पड़ता था, अपना आर्ग्यूमेंट रखना पड़ता था। पर पिछले कुछ वर्षों में, जैसे कि आपने एशिया पैसिफिक की बात की, तो एशिया पैसिफिक में ऐसा मुझे लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, जो अमेरिका का जो प्रोटेक्शन और गार्डियनशिप का जो रोल है वो काफी कम हुआ है। और ये जो राष्ट्र है न्यूजीलैंड और जापान और साउथ कोरिया जैसे, ये लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि ये अपनी जो नेवीज है, इनकी जो सेनाएं हैं, इनका जो मिलिट्री पोटेंशियल है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अमेरिका और चीन का जो विध्वंसक संघर्ष है ट्रेड में जो हुआ है अभी तक बिजनेस संघर्ष है, सप्लाई लेन्स का, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके अखाड़े अफ्रीका से लेकर एशिया पैसिफिक से लेकर लैटिन अमेरिका को बनाया जा चुका है। तो इन सब के चलते अमेरिका इस स्थिति में शायद नजर नहीं आता कि वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं साउथ कोरिया और जापान जैसे राष्ट्रों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये वैक्यूम है, मुझे लगता है ये वैक्यूम है, ये स्ट्रेटेजिक और डिफेंस और सामरिक वैक्यूम है जो भारत पूरा कर सकता है। और यहां पर मैं बिल्कुल ओपनली ये बात कह सकता हूं कि चाइना का जो थ्रेट है वो एशिया पैसिफिक पे, इंडो पैसिफिक पे पूरी तरीके से छाया हुआ है। और जिस तरीके से हेजेमनाइज करता है चाइना सी लेन्स को और सी स्केप को, ट्रेड को, उसके चलते कोई ना कोई रुख तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्रों को अपनाना ही था। तो इसके चलते इन्होंने अपनी ब्लू वाटर इकोनॉमीज को डाइल्यूट किया है, उस कंसेप्चुअलाइज, उस अवधारणा को इन्होंने डाइल्यूट किया है। और भारत जैसे राष्ट्रों के लिए, भारत के लिए स्पेसिफिकली इस विजिट के संदर्भ में भी ये चीन की चुनौती को भी आगे लेकर जाने की बात है। हम लोग कोई युद्ध की बात नहीं कर रहे, वॉर मॉन्गरिंग की बात नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं जो सब टेक्स्ट है, कहीं ना कहीं जो छुपा हुआ कॉन्टेक्स्ट है वो ये भी है कि एशिया पैसिफिक में न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्र अपने इन्फ्लुएंस को और अपनी स्व सुरक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिसमें भारत एक बहुत अच्छी भागीदारी, अच्छा साझा प्रयास कर सकता है न्यूजीलैंड के साथ। एक तो बात ये, क्योंकि अगर हम नेवल एक्सरसाइजेस की बात करें तो ये तो एशिया पैसिफिक में पिछले 2 डेकेड से चल रही हैं कि महासागर हुआ, सागर हुआ, तो जिसके चलते ये जो छोटे राष्ट्र हैं इनकी नेवीज को भी जगह मिलेगी और ये अपनी स्व सुरक्षा पे ध्यान दे पाएंगे। तो चाइना का फैक्टर को हम हटा भी लें तो हम ये देखेंगे कि डिसआर्मामेंट में, नॉन प्रोलिफरेशन में और निशस्त्रीकरण की अगर हम बात करें, उसमें भी न्यूजीलैंड का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है। मेरे को एक केस याद आता है, रेनबो वॉरियर केस न्यूजीलैंड का। मैं छोटी करूंगा अपनी बात, छोटी संदर्भ छोटा ही रखना चाहूंगा। तो रेनबो वॉरियर के केस में फ्रांस के डीजीएसई थी, अभी भी है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ग्रीन पीस एक वैश्विक एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात करती है, वो डॉक्ड था ऑकलैंड में, वो शिप उसको उड़ा दिया था फ्रांस की एजेंसी ने। और उसके चलते उस समय यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि आपने संस्थानों की बात की, पेरिस द कुलार 86 में उस समय वो थे, यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्होंने भी इस चीज में काफी सोच विचार किया और बाद में फ्रांस को कई $1000 की पेनल्टी लगी। और वहां के जो एलन मफाट का नाम मुझे याद आता है, जो उनके स्पाई थे, उनको वहां पर पकड़ा गया। ये कहानी या सिनेमा की बात नहीं, ऐसा हुआ था। तो मैं कहना है, पॉइंट मेरा ये है, संदर्भ मेरा ये है कि न्यूजीलैंड एक तरीके से वैश्विक पीस और एंटी वॉर एक्टिविज्म के लिए और एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट इश्यूज, सस्टेनेबल इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी के जो थीम्स हैं, उनके लिए भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है और बड़े ही मुखर रूप में कार्य करता रहा है। तो इस मानवीय सुरक्षा के आयाम को भी अगर भारत और न्यूजीलैंड आगे बढ़ाएं और एनवायरमेंटलिज्म की कंसर्न को आगे बढ़ाएं, तो ये न्यूजीलैंड की सेल्फ इमेज के लिए भी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक, जो एक तरीके से
चीन के साथ कन्फ्रंटेशन की तरह एक छुपे हुए संदर्भ की तरह आगे बढ़ रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम मिलेगी। पर ये जो डायलेमा है वो आसियान में भी परिलक्षित होता है, रीजनल फोरम जहां पर भारत और न्यूजीलैंड इंटरेक्ट करते हैं, और ईस्ट एशिया समिट में भी परिलक्षित होता है। तो कहीं ना कहीं जरूरत यह है कि भारत और न्यूजीलैंड अपने आयामों को, अपने पर्सपेक्टिव्स को ग्लोबल बनाए, ना कि न्यूजीलैंड सिर्फ रीजनल कंसर्न की बात करे। ठीक है, मैं ऐसा आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं। अमृत लुगुन जी, अगर इंडिया ये इंडो पैसिफिक की हम बात करें तो बार बार भारत की तरफ से या भारत के प्रधानमंत्री इसको कहते रहे हैं कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए, सिक्योर नेविगेशन होना चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी की वहाँ पर बातचीत होती है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, इंडोनेशिया का दौरा किया, और अब जब न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं तो इंडो पैसिफिक के लिहाज से, और खासकर जब हम फ्री नेविगेशन वहाँ पर सुनिश्चित करना चाहते हैं, सिक्योर नेविगेशन वहाँ पर सुरक्षित करना चाहते हैं, तो किस तरह से जो दोनों देश हैं अपने संबंधों को इस लिहाज से आगे बढ़ा सकते हैं? जी, क्योंकि दोनों ये इंडोनेशिया हो चाहे अभी ऑस्ट्रेलिया हो या तो अभी न्यूजीलैंड में अभी प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा दूर पड़ता है जो भौगोलिक स्थिति से अगर हम देखे जाए। लेकिन सब के सब जो देश अभी हम गए, यहाँ पर इनकी जो समुद्र का जो एरिया है, सब समुद्र से काफी पूरी तरह से घिरे हुए हैं सारे। एक तरह से बड़े बड़े आइलैंड है। इंडोनेशिया तो आपको पता है कि सीरीज ऑफ आइलैंड है और काफी बड़ा जनसंख्या के हिसाब से आसियान में सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कि जनसंख्या के हिसाब से उस हिसाब से बहुत कम है, लेकिन एक बहुत महाद्वीप की तरह ही है, लेकिन एक तरह से वो भी एक आइलैंड ही है। और उसके बाद न्यूजीलैंड आते हैं, जो कि दो बड़े बड़े आइलैंड है और छोटे छोटे काफी हैं। तो ये तीनों देशों में जो जिनको कि हम समुद्री जो क्षेत्र है या समुद्र का जो भूभाग्य है, उनके राजनीति में या उनके जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल, या तो उनकी जो सुरक्षा वाले जो मसला है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए भारत का जो ब्लू इकोनॉमी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और ये जो एरिया है जो प्रशांत महासागर, ये तीनों देशों के लिए भी जो है कि जो कि व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, और जहाँ की उनके जो जहाज है वगैरह का मूवमेंट का जो बिना रोक टोक के लिए होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और भारत के लिए भी जिनका की व्यापार अब बढ़ रहा है धीरे काफी समय ऐसे, और जैसे कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, जो कि भारत में यूनिलीवर में रहे हैं, कि अब वो भारत नहीं रहा जो पहले थे, अब उससे काफी बदलाव आ चुका है। और भारत जो कि पहले अपने अंदर की सिर्फ देखता था इस दशक से पहले, अब काफी खुल चुका है व्यापार की ओर। तो और जो इस विजिट्स में जो मेन चर्चा की जा रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियमों है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर लॉ ऑफ द सी UNCLOS, तो इनका जो भी जो लॉज है, इनका जो पूरा तरह से पालन होना चाहिए। UNCLOS का जो भी रूलिंग है उसका पालन होना चाहिए। और एक तरह से ये जो है कि परोक्ष रूप से ये उस वक्त इंगित करता है, जैसे कि जो हम दक्षिण चाइना सी कहते हैं या साउथ चाइना सी कहते हैं नॉर्मल टर्म में, जिसमें कि जो फिलीपीन और चाइना के बीच जो है कि एक स्मॉल आइलैंड जो स्कार्बरो जो है कि समूह है द्वीपों का छोटे छोटे, उसमें एक जो दोनों के बीच में जो किसको ये बिलोंग करता है, चाहे वो फिलीपीन का है चाहे वो चाइना का है, वो UNCLOS के पास गया था। और UNCLOS ने उसको जो है कि फिलीपीन के फेवर में जो है कि उन्होंने डिसीजन दिया था। 2 दशक से ऊपर हो गए हैं, लेकिन चाइना उसको मानने को तैयार नहीं है। वो अपना 9th-9 अपना जो हिसाब लगा के इस जो ऐतिहासिक कुछ लेकर के, जिसको कि और कोई मानता नहीं है चाइना के सिवाय, तो उसको लेकर के बोलते नहीं, उन्हीं को जो बिलोंग करता है। और इसीलिए वो आसपास के जितने भी समुद्र क्षेत्र है वो कहता कि उनका है।
चाइना का जो नेवी है या वो काफी वहाँ पर स्ट्रांगली वहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है कि ये जो इस तरह की जो चुनौती आ रही है समुद्र में, ये तीनों देशों और भारत के लिए भी ये है कि अगर सहयोगी रूप से काम करें तो इस चुनौती को झेला जा सकता है। और चाइना जैसे जो है कि पावरफुल देश को ये बताया जा सकता है कि भाई देखो अंतरराष्ट्रीय जो भी नियमावली बने हैं, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो जो पीस का मामला हो, तो उसको पालन करना ही विश्व शांति के लिए अच्छा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें एक चीज और बात ये हमें देखना चाहिए कि जो हम FTA की बात कर रहे हैं तो चाइना ने न्यूजीलैंड के साथ 2008 में ही ये FTA साइन कर लिया था। और जो चाइना जो है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन साथ में जो इस तरह की चुनौतियां आ रही हैं दोनों देशों के बीच, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो ये इस तरह की जो चुनौतियां आ रही है पैसिफिक रीजन में या हिंद महासागर में, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। और इसका जो है कि इस वार्ता लुगुन साहब यहीं पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपने एक अच्छा फैक्ट बताया है कि चीन के साथ, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें, काफी अच्छा उनका व्यापार रहा है चीन के साथ। नहीं, भारत के साथ भी रहा है। भारत के साथ चाइना भारत का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे न्यूजीलैंड का है। लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं चाहे चीन, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने व्यापार को, वो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहते चीन पर। इसका क्या कुछ कारण बताना चाहेंगे इसका आप? हाँ जी, इसी संदर्भ में आ रहा था कि जो जिस तरह से चाइना पर डिपेंडेंस अगर ज्यादा बढ़ते गया, तो चाइना जिस तरह से अंक्लॉज का जो साउथ चाइना सी में जो वो मानने से इनकार कर रहा है, तो और आप आर्थिक रूप से भी उन्हीं को जो है कि व्यापार से फायदा हो रहा है या तो जो भी कोलैबोरेशन हो रहा है, तो इसमें जो है एक तरह से वो औपनिवेशवाद जो होता है या न्यू कॉलोनियलिज्म वो तरह की बात हो जाएगी। तो ये कोई भी देश नहीं चाहेगा। और खास करके जो आत्मसम्मान वाले देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो या तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हो, और भारत जरूर अफकोर्स नहीं चाहता है। वो खुद जो है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ शुरू से ही लड़ता रहा है, बाकी देशों को भी इसमें जो है समर्थन हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता रहा है। तो इसी एरिया में जो है कि मेन जो है कि हमारा इंटरेस्ट और इन देशों का इंटरेस्ट मिलता है कि एक उभरता हुआ देश, चाहे नया खिलाड़ी आ गया, इस पर हमारा निर्भरता कम से कम हो। और उसके लिए हमें एकजुट हो करके, चाहे वो अपना जो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, इसीलिए डिफेंस कॉपरेशन पिछले साल साइन किया गया, जिसमें कि काफ़ी सारे पहलू है, या तो जो है कि ट्रेड रिलेशनशिप हो, चाहे जो नई तकनीकी है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IT है, जो स्टेम को जो हम कहते हैं इंग्लिश में, उस क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, स्टेम। तो इसमें जो कॉपरेशन की बात जो है कि इन देशों में जो है कि ये वार्तालाप में काफ़ी ऊपर रहती है, और इसका मकसद ही यही है कि हम जो है कि आत्मनिर्भरता आपस में बढ़ाएं, और जो चुनौती की किसी एक देश के ऊपर हम निर्भर ना हो जाए, उससे हम बचे रहें। तो ये ये जो है कि ये वार्ता जो है कि ये बहुत इस हिसाब से महत्वपूर्ण बनती है, और सबका यही इस तरह से जो है कि एम भी है, ऐसा दिखता है। द्विवेदी जी, भारत और न्यूजीलैंड के FTA को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और FTA फोकल पॉइंट रहने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्रिस्टोफर लक्सन ने एक बार फिर से मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता जो है एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार
न्यूजीलैंड के लिए रोजगार, निर्यात और आर्थिक विकास के नया अवसर पैदा करेगा। मेरा सवाल यह है कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है, भारत का जो एंटरप्रेन्योरियल या स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको न्यूजीलैंड में किस तरह से तरजीह मिलेगी और कैसे फ़ायदा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो भारत का जो गवर्नेंस मॉडल है और जिस तरीके जो रिफॉर्म्स हैं जो लाए गए हैं, उन सारे गवर्नेंस मॉडल्स और रिफॉर्म्स को हम लोग रिफ्लेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो न्यू दिल्ली डिनोमिनेशन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो डिप्लोमेट्स हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, तो जो हमने अचीव किया है और जो हम अचीव करने वाले हैं, इसमें हम बोलेंगे कि जो अमृत काल की जो परिकल्पना है 2047 की, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसके चलते जो रास्ते की जो कवायद जितना 10-12 वर्षों में 14 इयर्स में अचीव हुआ है, उसको अगर हम परिलक्षित करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी मेकिंग में, हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, तो उससे भारत की इमेज सुधरेगी, सुधरी हुई है, पर और प्रखर रूप से भारत की पॉजिटिविटी, भारत का प्रकाश, और जिसको इनिशियली 2014 में जिस चीज की बात की गई थी, विश्व गुरु की बात जो है और जो वर्ल्ड को लीड करने की बात है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ये चीज सामने आएगी। यहाँ पर एक हास्यास्पद बात आपको लगेगी, पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रंप 1.0 में ये कहा था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल में या 4 साल में एक बार नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव निकालते हैं। उसके अंदर भारत का 17 बार नाम लिया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से भारत की जो पोटेंशियल है, भारत की जो लेटेंट स्ट्रेंथ है, जो टैलेंट है, जो भारत बहुत बड़ा बाजार है, उसके अलावा यूथ का जो वर्क बेस है और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्ड स्पीकिंग हमारा जो यूथ है और जो हमारी वर्क फोर्स है, इसके चलते भारत को, ऐसा ट्रंप साहब ने बोला और लिखा, ये जो चीजें, ये कवायद भारत को अपनी आउटरीच की कवायद आगे और स्प्रेड करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, और एक तरीके से जो ग्लोबल हाई पावर टेबल है कूटनीति का और विदेश नीति का, वहां पर और बड़े रूप में और बड़े सघन और बड़े प्रखर रूप में कवायद करनी चाहिए, और एक तरीके से पीस मेकर, पीस कीपर की तरह भारत को आगे आना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में भी भारत आगे आए, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड और यूके का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नीदरलैंड्स का ले सकते हैं, इटली का ले सकते हैं, और यूरोपियन यूनियन का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके चलते भारत की विदेश नीति का ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है कि हम लोग इंडिविजुअली बायलैटरल संबंधों को और ज्यादा कॉन्क्रिटाइज करने के लिए और ज्यादा सडड और प्रगाढ़ बनाने के लिए इस तरह की बातचीत करते हैं, ताकि जो एमएसएमईज की आपने बात की, जो प्रैक्टिकल कंसर्न्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल कंसर्न्स हैं भारत के और रेसेप्टेकल दूसरे ट्रीटी मेकिंग राष्ट्र के बीच, जो कि यहाँ पर न्यूजीलैंड है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड का जो लोकलाइज्ड डेवलपमेंट मॉडल है, वो भी कहीं ना कहीं भारत में क्षेत्रों में स्पेसिफिकली, और जिसको कहते हैं हम एस्पिरेशनल स्टेट्स की जो अवधारणा है भारत की एमएसएमईज के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिलक्षित होती है। और जिस तरीके का एग्रीकल्चरल कॉपरेशन इजराइल के साथ भारत का है, वैसा ही एग्रीकल्चरल कॉपरेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स का कॉपरेशन भारत और न्यूजीलैंड आगे और इसमें आगे बढ़ सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक बात तो ये, तो भारत का मॉडल जो कि डीपीआई भी है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे भी न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं सीख सकता है और दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं मिलकर। और कहीं ना कहीं ट्रंप साहब के कहने से पहले से ही भारत इन सभी क्षेत्रों का एक तरह से चैंपियन भी बन चुका है। उसका उदाहरण हाल के दिनों में हमने देखा है कि हॉर्मुज जब बंद हो गया था, तो भारत शायद दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों को वहाँ से निकालने में कामयाब हुआ था। दुनिया का कोई देश ये सब नहीं कर पाया। भारत आज तीसरी और चौथे नंबर की इकोनॉमी है दुनिया की, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और चाहे हम कोविड की परेशानी देखें या अभी पश्चिम एशिया की परेशानी देखें, इसके बावजूद भी
भारत की जो विकास दर विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा दी गई है वो दुनिया के तमाम देशों से काफ़ी अच्छी वो विकास दर है। तो भारत लगातार इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अमृत लुगुन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि खासकर जो भारत का एक सपना है, भारत एक जो एम लेके चला है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो ऐसे में भारत ने कई सारे मिशन शुरू किए हैं, कई सारे ऐसे काम शुरू किए हैं, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या उसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें या जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन की हम बात करें। तो लुगुन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात करते हैं, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, तो भारत और न्यूजीलैंड कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, न्यूजीलैंड के साथ हमारे साथ या ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों के साथ हमारे पास एक एडवांटेज या जो ये कह सकते हैं कि दोनों जो है कि अंग्रेजी भाषा में का चलन है जो बहुत प्रचलित है, दोनों जगह ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और जो वहाँ की जो संस्थाएं हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रमंडल में होने की वजह से एक बहुत ही जो देखा जाए तो जो वहाँ की जो कल्चर है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी भी है, उसमें जो ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेंटली। और हमारे जो विद्यार्थी भी अब काफ़ी बड़े तादाद में जो है कि पिछले 5-6 सालों में न्यूजीलैंड में जाने लगे हैं। प्लस जो है कि न्यूजीलैंड भी जो है कि जैसे गिफ्ट सिटी में जो है या और अन्य जगहों में जो है कि उन्होंने अपना निवेश या तो इस तरह से बातें करना शुरू किया है। मेरे ख्याल से बेंगलोर में भी कहीं वो कुछ कर रहे हैं। तो जिस जगह से जॉइंट प्रोजेक्ट्स दोनों के बीच में हो, आई थिंक 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर उन्होंने ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं या उन्होंने अलग करके रखा है जिसको कि बढ़ाने वाले हैं। तो दोनों मिल करके और अगर जो हम भौगोलिक रूप से देखें तो भारत एक तरफ है और न्यूजीलैंड जो है कि बिल्कुल उधर जो कि हिंद जो पैसिफिक रीजन में है भी उधर है। और जो उनके आसपास के देश हैं जैसे कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री, जिससे कि हमारा भी संबंध जो है काफ़ी प्रगाढ़ होते गया है और हमारा अटेंशन उधर जाता है। जैसे कि फिपिक एक है जो फेडरल फोरम फॉर इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, जिससे कि हमारा तीसरा समिट भी हुआ था पोर्ट मॉरिसबी में जो पपुआ न्यू गिनी है। तो अगर हम दोनों देशों मिल करके हमारा हित जो है उधर मिलता जुलता है। और अगर ये जो है कि जो तकनीकी जैसे कि इंटरनेट एक बार आया जिसका कि पूरा विश्व का जो हमारा जो कल्चर है, जो विश्व में जो व्यापार है, बहुत सी चीज़ों में बदलाव लाया। तो उसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आईटी के जो नए नए तकनीक आ रहे हैं, जो एडवांस कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स वगैरह, तो ये सब में अगर हम जो है कि आगे ना बढ़े तो बहुत पीछे छूट जाएंगे रेस में। और जो है कि जो डिजिटल डिवाइड की इस जो बात करते हमारे प्रधानमंत्री, तो उसमें फिर सिर्फ हमने जो भी इसमें नहीं आगे बढ़ेंगे या तो वो भी पीछे छूट जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है। और हम उन देशों के लिए जो ऑलरेडी इसमें काफ़ी कदम बढ़ा चुके हैं, उनके लिए जो है कि जो स्पेस है ये है कि उनके लिए पूरी तरह से छूट हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है सबको अपने ही इंटरेस्ट बताने के लिए कि इसमें हाथ जोड़ा जाए। और न्यूजीलैंड और भारत चूँकि वो दोनों अंग्रेजी भाषा दोनों में देशों में प्रचलन है, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो है कि जो संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनमें जो आदान प्रदान होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो दोनों मिल करके अगर मिलते हैं तो हर एक चीज़ में फ़ायदा होता है।
और न्यूजीलैंड काफ़ी एडवांस्ड कंट्री है, उस हिसाब से जो उनके पास जो संपदा है और जो रिसर्च वगैरह में वो पैसा लगा सकते हैं, तो इससे दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा। और आगे बढ़ने में जो नई तकनीक जो नई सब निकल के आएंगी, तो इसमें दोनों देशों को फायदा होने का काफ़ी उम्मीद है। और इसमें हमें पूरे तरह से कॉन्फिडेंट है कि इसमें दोनों का ध्यान गया है और इसको वो और आगे कैसे बढ़ाएंगे। खास करके प्रधानमंत्री निक्सन जो कि खुद जो है कि एक मल्टीनेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको ये महत्व बहुत ये पता है कि होगा। तो अभी उनके रहते हुए नेतृत्व में जो है कि हमें आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। डॉक्टर मन्नन द्विवेदी, अगर हम देखें तो भारतीय समुदाय की संख्या बहुत बड़ी है और 54 लाख की आबादी में अगर 7% भारतीय मूल के हैं और वहाँ की जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो 40 वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री का वहाँ की धरती पर जाना और उसके बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करना एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं कि द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ निकलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय समुदाय के साथ मुखातिब होंगे तो वो कौन से बड़े संदेश देना चाहेंगे जिससे कि न्यूजीलैंड और भारत की जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत हो और भारतवंशी जो भारत के बाहर हैं वो भारत के और ज़्यादा करीब आ पाएँ। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब 2014-28 मई को जब काबिज हुए नरेंद्र मोदी जी, जो सरकार आई, उस समय भारत को एक तरीके के मार्केटाइजेशन की, कहने का मतलब है मतलब नैरेटिव ऐसा विश्व को देना था कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है, हमारे छोटे लघु उद्योग में बहुत काबिलियत है, पर जरूरत है नेटवर्किंग की, जरूरत है एक तरीके से एम्पलीफाई करने की भारत के पोटेंशियल को और हमारे अचीवमेंट्स को। तो यही काम जो सबसे पहले जो किया गया, इसमें मैं एक बार फिर अमेरिका का उदाहरण लेना चाहूंगा, बाद में हम न्यूजीलैंड पे आएंगे। पहले ये कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन की जो स्पीच हुई 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें भी डायस्पोरा की ही बात की गई। और डायस्पोरा की जो भारतीय डायस्पोरा के जो हमारे PIOs हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से, बड़े ही रिमोट अमेरिका के क्षेत्रों से ड्राइव करके कैसे न कैसे वो लोग मेडिसन स्क्वायर गार्डन के उस कॉम्प्लेक्स में आए। और वहां पर मोदी जी ने, क्योंकि वो एक शुरुआत थी भारत को एम्पलीफाई करने की, भारत को एक विश्व गुरु के पेडेस्टल पे रखने की, तो डायस्पोरा के लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो एक तरीके के सुपर हीरो हैं। एक तरीके से वहां की जो यंग डायस्पोरा थी, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी रॉक्स। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक यूथ एक माउस को कंप्यूटर पे यूज करता है, और उसको उस बात को एक क्षेत्र रखा मोदी जी ने अपने एड्रेस में, और उसको कंपेयर किया कि कितने तरीके के सैटेलाइट्स हम लोग स्पेस में भेजते हैं और किस तरीके से हम लोग चीजों को, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स को लाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल है जिसके बारे में बातचीत होती थी, पर उसको रिफ्लेक्ट वो नीतियों में इतने प्रखर होता था, पर इतने प्रखर रूप से इतना रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डायस्पोरा को अट्रैक्ट करना निवेश के लिए, और भारत जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में डायस्पोरा एक तरीके का बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तरह, हमारी एजेंसी की तरह काम कर सकता है। यही बात रखी जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जब वो एड्रेस करेंगे न्यूजीलैंड की डायस्पोरा को। एक तो बात ये, और जहां तक डायस्पोरा की बात है, हम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र की भी बात कर सकते हैं। मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि जो हर बच्चा है भारत का, वो 12th क्लास के बाद IIT में नहीं जा सकता, उतना टैलेंटेड नहीं है, जबकि सारे बच्चे बराबर होते हैं, पर कोई IIT में नहीं जा पाता, कोई IIM में नहीं जा पाता, और कोई हमारे CPMT क्लियर करके एम्स में नहीं पढ़ पाता। 40 बच्चे विद्यार्थी वहां पे साल भर में लिए जाते हैं। तो एक तरीके से डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन से ही, डायस्पोरा की हॉस्पिटैलिटी के चलते ही हमारा जो ब्रेन है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्रों में जाता है, और वहां पर IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलियंस,
इन सब विभिन्न क्षेत्रों में जाता है। मोटा मोटी हम लोग इंजीनियरिंग के लिए बच्चे जाते हैं या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डायस्पोरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल है कि भारत के सांस्कृतिक एम्बेसडर का तो वो लोग काम करते ही हैं, पर जो बायलैटरल रिलेशंस का जो सॉफ्ट कॉन्टेक्स्ट है, सॉफ्ट संदर्भ है, उसको भी भारतीय डायस्पोरा अपनी हॉस्पिटैलिटी और अपने हार्ड लेबर से, अपने टैलेंट से परिलक्षित करता है। न्यूजीलैंड के या इन एशिया पैसिफिक प्रदेश के राष्ट्रों में की ग्रोथ को आगे बढ़ाकर अपनी टैलेंट और हार्ड वर्क से, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। और इस बात को ही आगे बढ़ाकर प्रोग्रेस करवा कर ही हमारी सरकार न्यूजीलैंड जैसे एस्पिरेशनल कंट्रीज को, मिडिल किंगडम्स को हमारे साथ एक भारत की विश्व गुरु या भारत की विदेश नीति के जो कंसेप्चुअलाइजेशन अवधारणा है उसमें कहीं ना कहीं आत्मसात करेगा, जो जरूर कहीं ना कहीं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जो विध्वंस देखा गया, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो विध्वंस देखा गया, इसको रोका जाए। और वैसे भी कहा जाता है, जो मॉरिसन थे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात बोली थी कि सी ऑफ पीस, अलायंस ऑफ पीस किया जाए। और मोदी जी अब विदेश में जहां पर भी जाते हैं वो पीस की बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे कंट्रीज को अपने डिफरेंसेस छोड़कर ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और यही बात मुझे लगता है एशिया पैसिफिक और डाउन अंडर के कॉन्टेक्स्ट में भी की गई है, ऑस्ट्रेलिया में भी की गई है और न्यूजीलैंड में भी की जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर द्विवेदी, आप भारतीय समुदाय की बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, साथ ही साथ अगर हम खेलों की बात करें, जिस तरह से कल हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा क्रिकेट को लेकर के, और क्रिकेट ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? खेलों की और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसकी कितनी बड़ी यहाँ पर भूमिका हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जिस तरीके से जो भारत का जनमानस, हमारा जो यूथ है, जब ये रिलेट करना शुरू करेगा न्यूजीलैंड की यंगर पॉपुलेशन के साथ, तो दोनों देशों के बीच, दोनों राष्ट्रों के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है वो और प्रगाढ़ होंगे और सडर्ड होंगे, डीपन होंगे और स्ट्रेंथन होंगे। तो एक टर्म हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज करते हैं, वो है क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो ये सॉफ्ट पावर के अंतर्गत ही आता है। और हमारा जो डॉक्टर द्विवेदी, आपको हम रोकना चाहेंगे, आप अपनी बात को बाद में जारी रखिएगा, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास दृश्य आ गए दोनों देशों के बीच में, वहां पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है, वो दृश्य हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का, और कुछ देर पहले हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक माओरी अंदाज में वहाँ पर स्वागत किया गया। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये दृश्य हमारे पास आ गए। Mr. Modi, welcome to New Zealand. It is a great pleasure to honor to host you here today. It's a truly historic event, as you and I have talked about last night, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited India last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity, and I'm therefore delighted to welcome you here. Thank you for the relationship and thank you for what you've put into it personally. I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. एक्सेलेंसी, आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है, और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को, मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है, और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है, और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष आप होली के समय भारत आए थे। आपकी यात्रा ने हमारे संबंधों में भी नए रंग भर दिए थे, क्योंकि होली के रंग की अपनी एक अहमियत होती है और उसका हमें अनुभव हुआ। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से हम हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देंगे और वैश्विक शांति, स्थिरता और सुरक्षा में हम मिल करके अपना योगदान बढ़ाएंगे और हम एक प्रकार से एक उस कैटलिक एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं जो शांति के पक्ष में हो, शांति के लिए हो और शांति के द्वारा विश्व कल्याण की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। मैं फिर एक बार आपके आत्मीयता भरे स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत आभार